Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are going to record lecture number 55 of Basic Electrical Engineering subject. And as you know कि हम मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं, AC सर्किट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने पैरेलल सर्किट्स के बारे में डिस्कशन किया था, सिंगल फेस पैरेलल AC सर्किट्स, राइट. और उनके हमने न्यूमेरिकल्स करके देखे थे, सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं, राइट. तो आई होप कि आप सभी ने वो देख लिए होंगे और उन सब के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा. आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. द टॉपिक नेम इज रेजोनेंस, राइट. आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस. ऑल्दो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा. बट टुडे विद दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, राइट. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस किसको बोलते हैं, राइट. तो अगर रेजोनेंस की डेफिनेशन देखी जाए तो बेसिकली रेजोनेंस एक ऐसा टर्म है जो एसी सर्किट्स में अपीयर होता है, और उस केस में अपीयर होता है जहां हमारे पास रिएक्टिव एलिमेंट्स हो. रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब एल एंड सी, ये दोनों रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एज यू नो, राइट. तो जिस सर्किट में, जिस एसी सर्किट में रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उस सर्किट में रेजोनेंस प्रोड्यूस हो सकता है. कब? जब पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, राइट. एज यू नो, पावर फैक्टर डिपेंड करता है आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि आपको पता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला यूजुअली हम लिखते हैं R/Z, या फिर हम tan phi निकालते हैं बाय यूजिंग X/R से, राइट. तो इस तरह से हम फाई या कॉस फाई पावर फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं. तो इस केस में हमारे पास एक कंडीशन है कि व्हेन पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी, पावर फैक्टर अगर यूनिटी हो जाए एक ऐसे केस में जब हमारे पास एसी सर्किट हो और एसी सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों ही एलिमेंट्स हो. रिमेंबर दिस थिंग, वी मस्ट हैव ऑल द थ्री एलिमेंट्स इन द सर्किट एंड वी अचीव सच ए कंडीशन कि पावर फैक्टर उस सर्किट का हम यूनिटी कर लें, तो उसको हम कहते हैं कि द कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन, राइट. इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन. दूसरी चीज, रेजोनेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं. जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन सा जो एक एग्जांपल है डेली लाइफ में, वो म्यूजिक से रिलेटेड है, राइट. म्यूजिक सभी लोग सुनते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत लाउड में म्यूजिक बजता है और डीजे वगैरह जब बजते हैं और उसकी जो आवाज हमें हमारे घर के जो दरवाजे हैं या टेबल्स हैं उनको हिलाने लग जाती है, तो वो कंडीशन बेसिकली रेजोनेंस की वजह से ही प्रोड्यूस होती है. उसमें जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फर्नीचर जो हिल रहे हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी से जब मैच हो जाती है तो वो वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो एक मूवमेंट और एक वाइब्रेशन हमें सब में फील होता है, तो उसको हम रेजोनेंस कंडीशन ही बोलते हैं. दूसरा एग्जांपल, आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि कोई अगर कांच का ग्लास है, ठीक है, कांच का अगर हम ग्लास ले रहे हैं और उसको हमें ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ साउंड. रिमेंबर दिस थिंग, वी आर गोइंग टू ब्रेक ए ग्लास. कांच के जो ग्लास है उसको हमें ब्रेक करना है साउंड से, राइट. तो हमें एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, ऑलराइट. अगर ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी साउंड की फ्रिक्वेंसी से मैच हो गई तो ग्लास कैन बी इजीली ब्रोकन, ग्लास को हम आसानी से तोड़ सकते हैं. तो ये डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स हैं रेजोनेंस कंडीशन से रिलेटेड कि रेजोनेंस डे टू डे लाइफ में कैसे अपीयर होता है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम एग्जांपल हमने देख लिया, फिजिकल एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं. नाउ प्रोसीडिंग अहेड, हम हमारे पास जो रेजोनेंस है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो टाइप का रेजोनेंस होता है. नंबर वन इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस और नंबर टू इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस. ये दो टाइप का रेजोनेंस एसी सर्किट्स में होता है. सीरीज रेजोनेंस बेसिकली वो होगा जो सीरीज सर्किट में एग्जिस्ट करेगा, राइट. सीरीज सर्किट मतलब आरएलसी जब हमारा सीरीज में जुड़ा हो, राइट. इस तरह से अगर हमारे पास केस हो जब आर एल और सी ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, उस कंडीशन में अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है तो वील कॉल इट सीरीज रेजोनेंस. एंड another one we have parallel resonance. Parallel resonance में we must have a combination of parallel circuit with the help of these three elements. RLC की हेल्प से हमारे पास एक parallel circuit होना चाहिए. वो parallel circuit किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, पूरी तरह से
हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहे RLC को तीनों को ही पैरेलल में जोड़ लें, या फिर L और C को हम सीरीज में लगा के R को उसके पैरेलल में लगाएं, या R और C को सीरीज में लगा के L को उसके पैरेलल में लगाएं, राइट। तो हर कंडीशन में हम पैरेलल रेजोनेंस को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें बेसिकली सिर्फ एक डेरिवेशन करना होता है, और डेरिवेशन के हिसाब से हमें अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आगे चलना होता है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस दो टाइप के रेजोनेंस होते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ऊपर, कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें म्यूजिक और ग्लास तोड़ने में यूज करनी है जहाँ पर जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस अकर होता है, राइट। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, and it is denoted by FR, right? FR stands for resonant frequency, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अकर होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है यहाँ पर? नेचुरली जो L और C है उनका हमें रिएक्टेंस निकालना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने में वी रिक्वायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो हमें एक ऐसा फ्रीक्वेंसी चूज करना है जिस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम रेजोनेंट कंडीशन को अचीव कर सकें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमें क्या करना है, पावर फैक्टर को यूनिटी बनाना है। पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने का मतलब फाई हमारा 0 डिग्री होगा, और फाई 0 डिग्री होने का मतलब है वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेस में होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें बेसिकली यहाँ पर अचीव करनी है कि द वोल्टेज एंड करंट मस्ट बी इन द सेम फेस हैविंग 0 डिग्री फेस डिफरेंस एंड पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो ये कंडीशन हमारी होती है मेनली रेजोनेंस की कंडीशन, जिसको हमें अचीव करना होता है, राइट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहला वाला केस हमारा जो फर्स्ट है, दैट इज सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। सीरीज रेजोनेंस इज समथिंग व्हिच अकर्स इन ए सीरीज सर्किट। इसके लिए हमें एक सीरीज सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स हैव ए सीरीज सर्किट हियर। हमारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। वी हैव a supply source, AC supply connected here, right? This is V, frequency is F, this is R, L and C, right? And the current which is flowing through this circuit is I. ये सीरीज सर्किट हमने कंसिडर किया है, राइट। सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इन दिस केस? इम्पीडेंस Z, क्या लिखते हैं? Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है RLC सीरीज सर्किट में। एज्यूमिंग दैट कि XL इज ग्रेटर देन XC हियर, तो हमने XL माइनस XC को यूज किया है, राइट। दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ अगर आपको यहाँ पर पावर फैक्टर को यूनिटी बनाना है, पावर फैक्टर को 1 बनाना है, तो पावर फैक्टर को 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में जो ये जो कॉम्बिनेशन है Z का, इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको देखना होगा कि हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस अगर प्योरली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। एज यू नो कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं। तो ये वाला करंट और ये वाला वोल्टेज, जो सप्लाई करंट है और जो सप्लाई वोल्टेज है, अगर उन दोनों को सेम फेस में लाना है तो इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू R। और इम्पीडेंस विल बी इक्वल्स टू R कब होगा? तब XL और XC दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हो जाए, एग्जैक्टली, राइट। यहाँ पर देखिए अगर XL और XC दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से पूरा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और रूट ऑफ R स्क्वायर हो जाएगा आपका R, देन Z विल बिकम इक्वल्स टू R, राइट। तो ये यहाँ से कंडीशन निकल कर आएगी। दैट मीन्स फॉर cos phi is equals to 1, we must have XL equals to XC, and if XL equals to XC, that means impedance Z will become equals to root of R square plus XL minus XL का whole square, both will become XL and it will become equals to R। तो Z की वैल्यू हमारे पास
आर आ गई है। साथ ही साथ सप्लाई करंट आई विल बी इक्वल्स टू, पहले था V अपॉन जेड, दैट मीन्स V अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सिंस z is equals to r now, so it has become equals to V upon r, ठीक है, z V upon r, राइट। ये आपका आ गया करंट, ठीक है। नाउ सिंस आपने देखा कि जब एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल होंगे तब आपको रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी, यानी कि पावर फैक्टर 1 मिलेगा। नाउ एक्सएल और एक्ससी किस किस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है? एज यू नो एक्सएल इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ एल और एक्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो आप देखेंगे कि एक्सएल आपका एफ और एल के ऊपर डिपेंड है और एक्ससी आपका एफ और सी के ऊपर डिपेंड है। अब एल और सी की जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दीज टू कंपोनेंट्स कैन हैव एनी वैल्यू, एल और सी का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट यहाँ पर हमें एक ऐसा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है जिसको हमने ऊपर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है जो हमें एक्सएल और एक्ससी की दोनों की इक्वल वैल्यू कैलकुलेट करके दे सके। वो कैसे हमें मिलेगा, चलिए करते हैं। सिंस वी हैव एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी और 2 पाई एफ एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। यहाँ से इनको रिशफल कर लेते हैं, एफ को इधर ले आते हैं, वी विल हैव एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी और we have f is equals to 1 upon 2 pi under root L C। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल कर आई है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट frequency that is denoted by FR. So in a series RLC circuit, the resonant frequency is equals to FR 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल और सी, राइट। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें एल और सी की हम वैल्यूज पुट करें तो हमें एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी जो हर्ट्ज में होगी। इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके अगर आप एक्सएल और एक्ससी कैलकुलेट करेंगे तो बोथ मस्ट हैव द सेम वैल्यू, दोनों की दोनों में सेम वैल्यू हमें मिलने वाली है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरी चीज, हमने ऊपर एक इम्पीडेंस कैलकुलेट किया है, दैट इज z is equals to r. Now this z, the value of this z is minimum here. Why minimum? Because we have only the value of r. अगर r के साथ आप xl या xc को combine करते हो तो it will be always greater than the value of r, right? So in such case, when you have z is equals to r only, then this impedance value is called the minimum impedance, right? साथ ही साथ अगर impedance minimum है तो आपने जो करंट निकाला है वो निकाला है I is equals to V by Z, और अगर Z मिनिमम है तो करंट क्या होगा, करंट होगा आपका मैक्सिमम, right? So in such case, when you have a series circuit, RLC series circuit, and you are getting a resonant condition here, in such case impedance आपका minimum आपको मिलेगा और current circuit में जो flow करेगा that current will be the maximum value of the current, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या है, यूनिटी है, ये हम देख ही चुके हैं। दिस इज द मस्ट कंडीशन जो कि हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप सर्किट में आ जाइए। ये जो सर्किट है हम इस सर्किट को वापस से एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि यहाँ से हम कुछ चीजें समझ सकें, ठीक है। आर था, एल था, सी था, दिस वाज द वोल्टेज हियर, ठीक है। दिस इज द रेजोनेंट करंट, आई आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हियर वी हैव द वोल्टेज, frequency is f, this is r, this is xl, this is xc, ठीक है। यहाँ से हमारा रेजोनेंट करंट जा रहा है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। नाउ सिंस करंट विल फ्लो थ्रू आउट द सर्किट, इस सर्किट में हर एक एलिमेंट के थ्रू करंट जाएगा तो देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप हियर वी आर, देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप हियर वी एल एंड वी हैव वी सी एज वेल हियर, ठीक है। हमारे पास वी एल है, VC है और VR है, हर एक एलिमेंट के साथ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा
नाउ चूंकि करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, राइट, तो जो वैल्यू रिएक्टेंस के अक्रॉस आएगी और ये एक्सएल के अक्रॉस आएगी और एक्सी के अक्रॉस आएगी, वीएल और वीसी, उसका भी वैल्यू काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि करंट का वैल्यू मैक्सिमम फ्लो हो रहा है रेजोनेंट कंडीशन के केस में। ऑल्दो एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हैं, इससे हमें जो नेट वोल्टेज मिलेगा, नेट वोल्टेज विल बी जीरो, क्योंकि दोनों एक हमारे पास जे एक्सएल है, एक हमारे पास माइनस जे एक्सी है, उसमें एक्सएल और एक्सी अगर दोनों इक्वल हैं, सेम करंट दोनों के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वीएल और वीसी का वो बराबर आएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल बट आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब है कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो बोथ विल बी प्लॉटेड अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे 180 डिग्री से फेज डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, और जब आप उनका फेजर सम करोगे तो दैट फेजर सम विल बी इक्वल्स टू जीरो हियर। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से दिखाई दे रही है कि जब भी हम वीएल और वीसी को कैलकुलेट करेंगे उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी, क्योंकि करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो वीएल और वीसी है वो सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा आएगा, इट विल बी much more than the supply voltage because XL और XC itself having some value, IR भी IR जो फ्लो हो रहा है सर्किट में वो मैक्सिमम वैल्यू का है, so VL और VC will be much more in this case। so इसी कारण से हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट को पावर सर्किट्स में अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन पावर सर्किट। पावर सर्किट में हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज पावर सर्किट इज सेल्फ हैविंग ए वेरी हाई पावर, हाई वोल्टेज उसके अंदर होता है पहले से ही, और अगर हाई वोल्टेज पहले से है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो काफी हाई वैल्यू का होगा, जिसके कारण these VL and VC will be having very very high voltages, जिसके कारण से ट्रिपिंग हो सकती है सर्किट में। जो भी स्विच गियर सर्किट में लगे हुए हैं, कंट्रोल डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्ट करेंगे, सर्किट को ब्रेक कर देंगे, सर्किट फेल होगा, जिस कारण वहां पर उस सर्किट में उस सर्किट को रन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। इस कारण से कहीं भी हम पावर सर्किट में सीरीज आरएलसी रेजोनेंस का यूज नहीं करते हैं। बट कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जहां पर पावर बहुत कम है, लो पावर एप्लीकेशन में, लाइक इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लाइक टेलीविजन एंड ये इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स है, वहां पर सीरीज आरएलसी रेजोनेंस का यूज किया जाता है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्रांजिस्टर्स और रेडियोस को हम फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है, जिस रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पे आपको सिग्नल को रिसीव करना है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब तक ट्यून नहीं करते हो तब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता, तब तक आप वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते हो जो वहां से ट्रांसमिट हो रहा है। तो वो भी एक रेजोनेंस का ही एप्लीकेशन है, राइट। तो इस तरह की चीजें हमें रेजोनेंस में ध्यान रखनी होती है, स्पेशली इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट पावर एप्लीकेशंस में दिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ very very high value of current and voltages, right? Now let's proceed with the graphical representation of this resonance. Graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हम एक कर्व बनाएंगे, दैट कर्व विल बी रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। on the y-axis we will have reactance, on the horizontal axis we will have frequency here, and here we will have reactance। ठीक है, so since we have two type of reactance here, one is inductive reactance जिसका वैल्यू हमें पता है होता है XL equals to 2 pi FL, और we can say XL is proportional to frequency, directly proportional to frequency, right? दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास है जिसका वैल्यू है XC is equals to 1/2 pi FC, और we can say XC is inversely proportional to the frequency। तो फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस में जो रिलेशनशिप है वो हमने निकाली। पहला रिलेशन है द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दूसरा रिलेशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ पर ग्राफ पे ये वैल्यूज को हम प्लॉट करें, तो सबसे पहले अगर एक्सेल को प्लॉट करेंगे तो एक्सेल विल बी प्लॉटेड एज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो एक्सेल विल बी जीरो, एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका
एक्सएल का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सएल, राइट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ लेट अस प्लॉट XC। XC चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो व्हेन frequency will be near to zero, XC will be very high somewhere here, and when frequency will be very high, your capacitive reactance will be very small, and it will create a shape of curve like this। इसका जो शेप होगा वो कर्व की तरह से होगा, ऐसा कुछ शेप आएगा, ठीक है, ये कर्व बनेगा पैराबोलिक कर्व टाइप से, राइट। दिस इज योर XC, ठीक है। नाउ ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है? व्हेन XC एंड XL बोथ आर इक्वल, राइट, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है ये है XL इज इक्वल टू XC, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर आप प्लॉट करोगे तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस कंडीशन इज कमिंग, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये वो पॉइंट है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये वो पॉइंट है जहां पर XL और XC दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को दो पार्ट्स में प्लॉट कर दूं, यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं, जहाँ से मैं ये दोनों एक दूसरे से कट किए हैं, तो इस साइड में अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज greater than your XL, the value of XC is greater than XL। और अगर आप राइट हैंड साइड वाले पोर्शन की बात करें, इस डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड में, तो यू विल फाइंड योर XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है। तो इन दिस पोर्शन वी हैव XC greater than XL, and in this side we have XL is greater than XC। ये दो चीजें हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर सीरीज रेजोनेंस हमें मिल रहा है, राइट। तो इस सर्किट इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से इस पोर्शन की साइड में जो भी फ्रीक्वेंसीज आपको इस पाथ में मिलेगी, मतलब आपका अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से लेस है, in this case you have FR is greater than F, and in this case you have F is greater than FR, ठीक है। अगर आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो आपका जो सर्किट है वो एज ए कैपेसिटिव सर्किट बिहेव कर रहा है, और अगर आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो आपका जो सर्किट है वो एज एन इंडक्टिव सर्किट बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट व्हेन F बिकम इक्वल्स टू FR। यहाँ पर F FR के बराबर है। इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में F आपका छोटा हो जाता है FR से, और राइट हैंड साइड में F आपका बड़ा हो जाता है FR से, बिकॉज FR इज फिक्स्ड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पर रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए दिस इज फिक्स्ड। इस तरफ चलेंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल होता चला जाएगा, और राइट हैंड साइड चलेंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पर अचीव होती हैं। पहला केस है जब आपका फर्स्ट केस है जब आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी लेस देन है FR से, और दूसरा केस है जब आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है FR से। फर्स्ट केस में आपका जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज XC इज ग्रेटर देन है XL, और सेकंड केस में आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव की तरह बिहेव करता है, बिकॉज और XL इज ग्रेटर देन XC यहाँ पर आपको अचीव होगा, ठीक है। नाउ वन मोर कर्व वी आर गोइंग टू प्लॉट हियर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं। रेजोनेंस कर्व इज बेसिकली प्लॉटेड इन बिटवीन करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, the current which is flowing in the resonance case versus frequency। यानी कि आपको एक ऐसा कर्व बनाना है जिसपे वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास करंट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है।
this is 0, right? And this is the point at which resonance occurs, यानी कि f is equals to fr यहाँ पर हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट की वो आपकी fr के बराबर हो जाएगी, राइट? तो क्या दिखाई देता है हमें रेजोनेंस के केस में, सीरीज रेजोनेंस के केस में हमें दिखता है कि जो इम्पीडेंस है वो आपका मिनिमम है, जो करंट है वो आपका मैक्सिमम है। दैट मीन्स at this particular point when you have a resonance frequency or series resonance is being occurred, आपका जो करंट है that will have maximum value यहाँ पर कहीं होगा। इसके अलावा जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी कम होता चला जाएगा, either this side or this side your current will fall back, because आपका जो इम्पीडेंस है वो दोनों ही केस में बढ़ेगा। एक केस में आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, एक केस में आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। सो दिस कर्व will take a shape as, कुछ इस तरह का शेप लेगा, ये कुछ इस तरह का ये शेप ले लेगा, राइट? ठीक है, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी नियर टू 0 अप्रोच होता जाएगा, आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो इम्पीडेंस है वो काफी बढ़ेगा, बढ़ने से करंट कम हो जाएगा। इस साइड में फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा काफी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होने से आगे ना आपका इंडक्टेंस इम्पीडेंस बढ़ेगा और जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो कम हो जाएगा, राइट? तो ये आपका कर्व हो गया, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी विद सम वैल्यू ऑफ आर। मतलब अगर आपके पास सर्किट में आर की वैल्यू स्मॉल है तो इस तरह का आपको कर्व मिलता है। अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, आर की वैल्यू इंक्रीज होने से नेचुरली आई इक्वल्स टू होता है वी बाई जेड या वी बाई आर इन केस ऑफ रेजोनेंस। इन दैट केस वी विल हैव द वैल्यू ऑफ करंट एज लाइक दिस। उस केस में आपके पास जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का हो सकता है। जितना आप करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना ही आपका जो पीक वैल्यू है करंट का वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है? पहले वाले केस में यहाँ पर पीक था, दूसरे वाले केस में यहाँ पर पीक था। दिस इज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर, राइट? इस कर्व में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पोर्शन पे है आपका XC ग्रेटर देन XL, इस पोर्शन पर है आपका XL इज ग्रेटर देन XC, एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पर है XL इज इक्वल्स टू XC, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड क्यू फैक्टर, जिसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्यू फैक्टर बेसिकली रिलेटेड है, जो हमने देखा है सर्किट में कि जो वोल्टेज अक्रॉस एल एंड वोल्टेज अक्रॉस सी है वो काफी हाई वैल्यू तक बिल्डअप होती है, जिसको हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया उससे भी ज्यादा वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल जाती है अक्रॉस एल एंड सी, राइट? तो दिस वोल्टेज मैग्निफिकेशन इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज यहाँ पर मैग्नीफाई होगा, राइट? तो यहाँ पर जो क्यू फैक्टर है उसको डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला है, दैट क्यू फैक्टर मस्ट इक्वल्स टू, बिकॉज वीएल और वीसी बोथ आर सेम, इक्वल एंड अपोजिट हैं दोनों, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी किसी के भी अक्रॉस हम ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज। जितना भी हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया है, एज वी नो कि हमने जो अप्लाइड किया है वो कम है और जो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी है वो बिल्डअप हो रहा है काफी हाई वैल्यू का, राइट? वोल्टेज अक्रॉस एल कितना है? वी हैव द करंट IR, resonant current multiplied with the XL. Let us talk about voltage across L. तो IR into XL upon applied voltage कितना है? applied voltage हमारे पास let's calculate it as IR into Z, ठीक है? सर्किट का टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड विद द सर्किट करंट। Z की वैल्यू R है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर IR into XL upon IR into R। IR से IR अगर कैंसिल होता है तो we will have XL upon R, ठीक है? XL हमारा यहाँ पर है ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर, वेयर ओमेगा आर इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, ठीक है? आर हम यहाँ पर जहाँ भी यूज कर रहे हैं हम सारी चीजें एंगुलर में ले रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर एल, वेयर एफ आर इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट? क्वालिटी फैक्टर को हम एल और सी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? वी नो
एफ आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 पाई को इस तरफ ले जाते हैं तो 2 पाई एफ आर विल बिकम इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इस वैल्यू को अगर हम ऊपर पुट करते हैं तो वी विल गेट Q फैक्टर will be equals to 1 upon R अंडर रूट L अपॉन C। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ L एंड C, और ऊपर जो हमने लिखा था दैट इज इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंस XL अपॉन R, और यू कैन राइट इट एज XC अपॉन R बिकॉज वी नीड द वोल्टेज अक्रॉस L और C, राइट, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस L और C दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। यहाँ पर अगर आप फेजर डायग्राम बनाकर देखें यहाँ इसका, तो फेजर डायग्राम के केस में आपको यहाँ पर एक करंट है जो रेजोनेंट करंट है IR, ठीक है। दूसरा वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस R आपका डिपेंड करता है R की वैल्यू के ऊपर। लेट्स से दिस इज योर VR, वोल्टेज अक्रॉस R। हियर यू विल हैव VL that may have very high value. Similarly you will have VC here. So VL and VC both must be equal and opposite, as we know कि ये जो लाइन है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए क्योंकि XL और XC दोनों इक्वल हैं और सेम करंट दोनों के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो दैट इज व्हाई VL और VC दोनों इक्वल होंगे। सो जैसे ही हम इसका फेजर सम करने आते हैं तो फेजर सम में आपको VL और VC दोनों कैंसिल होके VR इक्वल्स टू V मिल जाता है डायरेक्टली, और आपको अचीव हो जाता है पावर फैक्टर की वैल्यू 1। यहाँ पर हम ओमेगा आर लिखेंगे बिकॉज रेजोनेंस हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो ये है फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर हो गया है। तो क्वालिटी फैक्टर का बेसिकली जो फिजिकल मीनिंग है वो सिर्फ इतना ही है कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसका कितना टाइम्स वोल्टेज L और C के अक्रॉस में बिल्डअप होगा, बिकॉज क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि हमने अप्लाइड वोल्टेज V लगाया है 200 वोल्ट और हमारा जो Q फैक्टर है वो है 20, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो वोल्टेज अक्रॉस C बिल्डअप होगा या वोल्टेज अक्रॉस R बिल्डअप होगा दैट विल बी 20 टाइम्स ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। दैट मींस यू विल हैव 4000 voltage build up across the voltage across the C और across the L। तो you can see here कि हमने सिर्फ 200 वोल्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है और हमें वोल्टेज अक्रॉस C और वोल्टेज अक्रॉस L 4000 वोल्ट भी मिल सकता है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स के ऊपर हमारा क्वालिटी फैक्टर पूरी तरह से डिपेंड करता है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यूज को हम जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमें वोल्टेज मैग्निफिकेशन यहाँ पर मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस L और वोल्टेज अक्रॉस C हमें मिलेगा। ठीक है, सो इसके बाद आपका रेजोनेंस में आता है एक टर्म बैंडविड्थ, और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अगले आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं तक सम अप करेंगे कि हमने जो स्टडी किया है। अगर आप ऐसे एक बार देखें तो हमने सबसे पहले समझा रेजोनेंस क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि रेजोनेंस इज ए कंडीशन वेयर AC सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, एंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज दैट वी मस्ट हैव रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द सर्किट, ऑल द 3 एलिमेंट्स मस्ट हैव इन द सर्किट R, L एंड C, राइट। फिर हमने देखा कि रेजोनेंस दो टाइप का होता है, एक सीरीज रेजोनेंस, एक पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में जिसमें RLC तीनों सीरीज में लगे होंगे, और पैरेलल रेजोनेंस में वी विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सर्किट विद द यूज ऑफ R एंड C, राइट। इसके बाद वी हैव सीन अ फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस अकर होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। ठीक है, राइट। तो ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आपका रेजोनेंस अकर होगा। तो कंडीशन इज ऑफ a resonance is power factor must be 1, that means phi is equals to 0 और voltage and current must be in the same phase, right। then we have considered a RLC series circuit जिसका हमने impedance कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमने पावर फैक्टर 1 देखा कि कब आएगा, और ये पाया कि XL और XC जब बराबर हो जाएंगे तब पावर फैक्टर 1 होगा। by with the use of this
case we have found that Z is equals to R and I is equals to V upon R. Then further we have calculated the frequency at which आपका जो रेजोनेंस है वो अकर होता है, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला हमें मिला 1/2 पाई अंडर रूट LC, राइट। एंड जितनी भी चीजें हमने अभी तक कैलकुलेट की थी वो सारी हमने यहाँ पर लिख ली हैं। हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाला, इम्पीडेंस कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया और पावर फैक्टर कैलकुलेट किया। ये चार चीजें हमने देखी हैं कैलकुलेट करके। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सीरीज रेजोनेंस है वो पावर सर्किट्स में क्यों यूज नहीं कर सकते, जिसमें हमने पाया कि इसलिए हम यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन होता है और बहुत हाई वैल्यू आएगी पावर एप्लीकेशंस में, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। देन वी हैव क्रिएटेड ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्स वर्सेस एफ ग्राफ हमने प्लॉट किया, जिसमें हमने देखा कि जब दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं तो उस केस में हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट केस बनता है, और जिस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद रेजोनेंट कर्व हमने प्लॉट किया, रेजोनेंट कर्व आई वर्सेस एफ, जिसको रेजोनेंट कर्व बोलते हैं, जहां हमने देखा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट शुड बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका जो कर्व का पीक है वो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम मैंने आपको दिखाया बना के, जिसमें VL और VC इक्वल एंड अपोजिट हैं और VR इक्वल्स टू V है, IR हमारा करंट है कि सीरीज करंट फ्लो हो रहा है। देन वी हैव सीन क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिससे वोल्टेज मैग्नीफाई होता है अक्रॉस L एंड C, ठीक है, जो आपका RLC वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वी हैव सीन इट विद द यूज ऑफ एग्जांपल, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक सिंपल नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू से आपका वोल्टेज मैग्नीफाई होगा, राइट। इतना सब कुछ हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखा है, इसमें पढ़ा है हमने, तो इसको आप एक बार सही से देख के लिखिए अपनी कॉपी में, समझिए इन सारी चीज़ों को। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम सीरीज रेजोनेंस का बैंडविड्थ और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।